अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, ये आपकी बुक की डायग्राम है पेज 294 पे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने पीआरपीपी बना लिया था। ठीक है, पीआरपीपी बनाने के बाद हमने उसको क्या करना है, उसके साथ हमने अपना एक अमीनो एसिड डालना है जिसको हम ग्लूटामीन कहते हैं। ग्लूटामीन ने क्या करना है, वाटर के साथ ऐड करवा के इसके अंदर जो हमने पीछे पायरोफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट डाले थे वो हमने निकाल देने हैं। और आपको पता है ग्लूटामीन एक NH3 ग्रुप डोनर होता है। ठीक है, अब उसने क्या करना है, अपना NH3 ग्रुप क्या करना है, वो डोनेट कर देना है और ख़ुद क्या बन जाना है, ग्लूटामेट। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, ग्लूटामीन 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज। अब इस एंजाइम ने क्या करना है, अमाइडो ट्रांसफेरेज है ना, तो इसने NH3 ग्रुप जो है ना ग्लूटामीन से लेके साथ अटैच करवा देना है इस पीआरपीपी वाले आपके राइबोस में। ठीक है, उसके पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकाल देना है। इसके एक्टिवेटर यही प्रोडक्ट होगा जो स्टार्टिंग में है। ये अगर ज़्यादा होगा तो ये एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम को। और इसके इनहिबिटर्स में CMP और GMP AMP वगैरह होते हैं, क्योंकि ये आपकी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इस पूरे रिएक्शन के, डिनोवो सिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो वो इसके अपने एंजाइम्स को इनहिबिट करना शुरू कर देंगे। ये इसकी रेगुलेशन हो गई। नेक्स्ट आ जाता है कि फॉस्फोराइबोसाइलामाइन बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन से अब फॉस्फोराइबोसाइलामाइन के ऊपर हमने एक जो है ना, उसके साथ हमने अब ग्लाइसिन डालनी है। ठीक है, ग्लाइसिन डालनी है और साथ ATP डालना है। ATP तो टूट के ADP और फॉस्फेट बन गया ना। अब जो ग्लाइसिन है ना, उसने क्या करना है, उसने नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना एक एंजाइम ऐड करना है, गार सिंथेज। बच्चों मैंने पूरे नाम नहीं याद किए थे, जस्ट गार, गार इस तरह करके नाम याद किए थे, क्योंकि लंबे नाम बुरे नाम याद नहीं होते। ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड तो याद हो जाता है, इतना तो मैंने किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हम N-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डालते हैं ना, फोलिक एसिड डालते हैं इसमें, और टेट्राहाइड्रोफोलेट बन के निकल जाता है, तो उसमें हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं गार फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। उसमें क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्माइल ग्रुप है ना, वो ऐड हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये पहले था ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, लेकिन इसके शुरू में हमने क्या करना है, N-फॉर्माइल ग्रुप लगा देना है, N-फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड बना देना है। ठीक है, इसको हम F-गार भी कहते हैं। इसको मैंने ऐसे याद किया था, F-गार, गार और इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्लूटामीन होता है। ग्लूटामीन को हम ऐड करते हैं और इसमें से जो है ना, इसको ग्लूटामेट निकाल देते हैं। ठीक है, और इसमें भी अब इसने क्या करना है, NH3 ग्रुप का एडिशन करना है। NH3 ग्रुप का एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो ये जो F-गार है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू F-गाम के अंदर, N-फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड। ठीक है, ATP प्लस वाटर ऐड करेंगे और ADP बन के निकल जाएगा। इसमें F-गाम सिंथेज यूज़ करेंगे और सिंथेटेज और F-गाम बन जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एंजाइम यूज़ करना है। हमने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनाना है वो एयर बनाना है, अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। इतना बड़ा नाम याद नहीं होता, तो इसलिए मैंने एयर याद किया था। और एयर सिंथेज एंजाइम यूज़ करना है, ATP तोड़ना है। ठीक है, और देन एयर को कार्बोक्सिलेज करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है और हमारे पास बन के जाएगा कार्बोक्सी एयर बन जाएगा। ठीक है, वही एयर है, बस उसको कार्बोक्सी कर देना है। उसके बाद हमने एस्पार्टेट डालना है। ठीक है, एस्पार्टेट हमने तीसरा अमाइनो एसिड जो हमारा डालने वाला था वो डाला है। अब अभी तक हमने 2 ग्लूटामीन डाले हैं, एक हमने ग्लाइसिन डाला है और चौथा हमारे पास जो डाले हम एस्पार्टेट डाल रहे हैं। इसने क्या करना है, इसने जब ऐड होना है और ATP टूटनी है तो क्या बनना है, साइकार बनना है। इसका मैंने यही नाम याद किया था बस, और इसी का सिंथेज हमने लगाना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमने एडिनाइल सक्सिनेट लाइगेज एंजाइम यूज़ करना है। ठीक है, इस एंजाइम ने क्या करना है, फ्यूमारेट को निकाल देना है। ठीक है, और इसमें से और बना के देना है, आई कार बना देना है। ठीक है, साई कार था ना, अब ये आई कार बन जाएगा। सक्सिनाइल वाला पार्ट जो है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि सक्सिनाइल जो है ना, सक्सिनाइल हेक्सेनामाइड इस तरह कुछ नाम था, तो वो फ्यूमारेट आगे बना के वो निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आई कार है ना, आई कार को हमने फॉर्माइल ट्रांसफेरेज के साथ एंजाइम अप्लाई करना है। उसने क्या करना है, इस N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना है और फॉर्माइल ग्रुप इस आई कार में इनकॉर्पोरेट करा देना है। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये साई कार था, फिर आई कार बना, अब फाई कार बन गया है। ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम मुझसे नहीं याद होते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें से साइक्लोहाइड्रोलेज एंजाइम अप्लाई करना है, इसने वाटर इसमें से निकाल देना है और हमारे पास IMP सिंथेज एंजाइम यूज़ होगा और IMP बन जाएगा, इनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो है ना, IMP जब बन गया है तो इससे आगे बेसिस कैसे बननी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। PDF में है, अच्छा ये देखो, ये रहा वो
पूरा प्रोसेस ये IMP बन गया है। अब ये IMP से आगे हमने देखना है कैसे कैसे क्या क्या बनना है, ठीक है। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है कि IMP है, ठीक है, ये वाला ये IMP है। उसके बाद हमने इसके पास दो पाथवेज़ हैं, या तो ये आपके पास AMP भी बना सकता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसने GMP भी बना सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम AMP के बनाने की बात करते हैं। उसके लिए हमें एंजाइम अप्लाई करना है, एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम का उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो ना AMP जो है ना उसके ऊपर अगर ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, तो अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, स्पार्टिक एसिड डालना है और GTP को तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो होता है हमारा एडिनाइल सक्सिनेट, ठीक है। अब एडिनाइल सक्सिनेट जो होता है ना उसने क्या करना है, इसमें से फ्यूमारेट को निकाल देना है, ठीक है। एडिनाइलो सक्सिनेट एंजाइम सक्सिनेज एंजाइम यूज़ होगा और इसकी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू AMP में, ठीक है। AMP इज़ योर बेस, ठीक है, जो आगे आपके DNA RNA वगैरह दोनों में यूज़ होती है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होता है IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। और ये जो IMP डिहाइड्रोजिनेज है, इसने क्या करना है, वाटर को ऐड करना है, डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे हम करेंगे, NAD को ऐड करके NADH बना के निकाल देंगे और इसका एक इनहिबिटर बताया हुआ है माइकोफिनोलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ना ये एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है इसी एंजाइम का। ये जो यहाँ पे एंजाइम है ना इसने क्या करना है कि रैपिडली प्रोलिफरेटिंग T सेल और B सेल्स होते हैं ना, और उनका कंपोनेंट होता है बेसिकली ये वाली ड्रग्स जो न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना अंदर T सेल और B सेल, उसको डिप्राइव कर देती है, उसको इम्पेयर कर देती है, आगे उसकी बेसिस बनने ही नहीं देती, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये ड्रग जो है ना इम्यूनोस्प्रेसेंट ड्रग है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक टिशू हमने, एक बंदे का डैमेज था तो हमने किसी दूसरे बंदे के टिशू को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर T सेल B सेल है, B सेल वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे। हम क्या करते हैं, उस बंदे को माइकोफिनोलिक एसिड दे देते हैं ताकि आपके T सेल और B सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है ना की कंपोनेंट वो बने ही ना, और वो जब नहीं बनेगा तो क्या होगा कि T सेल B सेल काम ही नहीं करेंगे और बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। लेकिन इससे ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। थोड़े से इन्फेक्शन से ही बहुत ज़्यादा ख़तरा बन सकता है बंदे के लिए। खैर, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें हैं IMP की। IMP से पहले जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर एक ग्लूटामीन डालनी है, ग्लूटामेट निकालनी है, GMP सिंथेटेज एंजाइम यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, GMP बन जाएगा। इस तरह आपकी प्यूरिन बेसिस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। प्यूरिन बेसिस का ये बेसिक मैकेनिज़्म था जो हमने डिस्कस करना था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका सेल्वेज आ जाता है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ अभी। और इसका आपने एक चीज़ और, ये वाला पैराग्राफ इसमें जो पापा एनालॉग का बताया हुआ है बच्चों, आपके जो है ना वो क्या कहते हैं, आपके बैक्टीरियाज जो आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल अटैक है, ठीक है, बैक्टीरियल अटैक है, हम एंटीबायोटिक के तौर पे हम क्या देते हैं, पापा एनालॉग्स और फोलिक एसिड एनालॉग। इन्होंने क्या करना है, ये आपको पता है, यहाँ पे हमने टेट्राहाइड्रोफोलेट जिन स्टेप्स में यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया है एनफॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके अलावा इस स्टेप में एनफॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यूज़ किया है। अच्छा, अगर ये जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रही है, अगर वो सिंथेसिस ही रुक जाए तो क्या होगा कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो ही नहीं सकेगी, ठीक है। अब ये जो पापा एनालॉग है, ये इसमें सल्फोनामाइड्स ड्रग्स आती हैं जो कि ये जो है ना क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉग होती है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की। ये बच्चों फॉलिक एसिड की सिंथेसिस में ना स्टेप्स होते हैं, ये पापा बनता है पहले, ठीक है, PABA, ठीक है, ये फार्मा का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको खपने की ज़रूरत नहीं है। पापा से आगे फिर एक और प्रोडक्ट बनता है, देन आगे फोलिक एसिड बनता है। तो ये क्या करता है कि पापा से मिलता जुलता होता है, उसको जाके कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस रोक देता है इन द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया में फोलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाए। और सिंथेसिस रुक जाएगी तो क्या होगा बैक्टीरिया में कि वो बैक्टीरिया काम ही नहीं करेगा और बैक्टीरिया के जो है ना
उसकी या तो ग्रोथ रुक जाए या वो वैसे ही मर जाए, ठीक है, क्योंकि उनको जो है ना आपकी प्यूरिन सिंथेसिस उसको तो टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए, और जब नहीं मिलेगा तो सल्फर ड्रग क्या करेंगी, बैक्टीरिया के अंदर ये पाथवे कम करती जाएंगी, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया को किल करती जाएंगी। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस है ना वो इनहिबिट नहीं होती आपके ह्यूमन के अंदर इसकी जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस है ना वो नहीं होती, और इसको हमेशा से ही हमने एक्सटर्नल सोर्स पे ही रिलाई किया है, या जो है वो फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं उनके अंदर फॉलिक एसिड होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में फॉलिक एसिड होता है, तो हम अपनी फूड के ज़रिए फॉलिक एसिड लेते हैं, बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होती, जबकि सिंथेसिस किस में होती है, सिर्फ बैक्टीरियाज वगैरह में होती है। तो हम अगर फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स देते हैं तो बैक्टीरिया की किलिंग में ये रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉलिक एसिड एनालॉग्स आते हैं, कुछ जो है चीज़ें वो जो आपकी ड्रग्स हैं, मेथोट्रेक्सेट की बात कर लें, ये फॉलिक एसिड से मिलती जुलती होती हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इनहिबिट कर देना है जो डाईहाइड्रोफोलेट बनता है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है इन द बैक्टीरिया, ठीक है, वो उसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये आप फार्मा में पढ़ोगे। तो इस कन्वर्टन को जब इनहिबिट कर देता है ना तो बैक्टीरिया के अंदर जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस है ना वो इनहिबिट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और क्या होता है कि मोस्टली जो है ना हम रैपिडली ग्रोइंग कैंसर्स की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना टॉक्सिक भी होती है आपके बाकी सेल्स के लिए, तो इसको एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और ये इसकी कुछ बातें होंगी। और नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सेल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन। सेल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन हमने यहाँ से नहीं करना, वो मैं नेक्स्ट आपको कराती हूँ जहाँ से हमने करना है, तो वो मैं बताती हूँ।